हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने चैप्टर 1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर 2 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे उनको हमने सॉल्व कराया। ठीक, अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको देखें। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, चैप्टर 3 है। इस चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे खासे नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको डिटेल बात करेंगे। ठीक है, कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का क्या चाहिए, पेयर है। अब पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और कह रहा है इन टू वेरिएबल्स, लेकिन उसमें जो वेरिएबल्स होंगे अभी आप जब वेरिएबल्स पीछे पढ़े होंगे, जैसे पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे तो ज्यादातर वेरिएबल्स आपको एक्स ही दिखे होंगे, या तो दिखे होंगे तो वाई दिखे होंगे। तो लेकिन जब भी दिखे होंगे तो इस फॉर्म में दिखे होंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखे होंगे, मतलब वेरिएबल्स एक ही सेम दिखे होंगे। तो आपको जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो वहां मैंने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल, एक शब्द ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पे एक बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल की हमने बात की थी तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल के बताया था ए एक्स प्लस सी, यही, अरे सॉरी, प्लस बी, यही बताया था, इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है, लीनियर का मतलब समझिए, लीनियर का मतलब ही होता है कि इसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो मैक्सिमम उसकी पावर 1 होती है, यानी लीनियर का जो भी लीनियर के फॉर्मेट पे आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सपोज दैट, आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दें, जैसे मान लीजिए लिखा 2x+3, सपोज दैट लिखा है, तो ये एक इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ना 2x+3, ये आपको लीनियर है। क्यों है, क्योंकि जो यहाँ वेरिएबल्स है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, और जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है यानी उसकी डिग्री जो है मैक्सिमम पावर 1 हो, और जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो लीनियर के केस में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इसमें क्या होंगे, जो भी वेरिएबल्स हम लेंगे उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात इसने कहा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की बात कहा, वेरिएबल्स कैसे होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, मतलब वेरिएबल्स 2 होगा। जैसे मान लीजिए अभी तक आप एक्स एक्स करते आए थे, अब एक्स प्लस वाई कर लेंगे, चाहे ए प्लस बी कर लेंगे, चाहे पी और क्यू कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे एक्स वाई, ए बी, पी क्यू। तो देखिए पी भी अलग वेरिएबल है, क्यू भी अलग है, तो यानी 2 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो कहने का सिंपल सी ये बात है कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो इसमें आपकी जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होगी वह 1 होगी, यानी कह सकते हैं कि डिग्री जो होगी 1 होगी। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें जो 2 वेरिएबल्स की बात किया तो 2 वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा दूसरा y होगा। इतनी बात आपको क्लियर, या ए और बी कर सकते हैं या तो पी और क्यू कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे एक्स और वाई ही 2 वेरिएबल्स माने जाएंगे, नहीं, आपका मन करे ए बी मानिए, मन करे सी डी मानिए, मन करे पी क्यू मानिए, हिंदी वाले न मन करे तो क ख मान लेना, ग घ मान लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब आपके जब इसने शुरू किया, अब बात को कंसंट्रेट होकर समझिएगा, जब आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब आप चैप्टर 3 खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिख के एक ये कहानी बताया है किसी मेले की, बात समझिए, कहा कि
मैं बताऊंगा लीनियर पेयर भी, लीनियर जो इक्वेशन है उनको बनाना सिखाऊंगा। पहले यहां से इंट्रो से शुरू करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। का अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला एक मेले में गई, जो उसके गांव के पास मिला रहा होगा, तो जाती है। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील, मतलब वो बड़ा सा गोल वाला झूला देखे हैं आप, जिसपे आप बैठते हैं, राउंड में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस तरीके का मतलब झूला था, ठीक है। जाइंट व्हील पे वो राइड करती है, उस पे झूले पे वो गोल गोल घूमना, ठीक है। एंड प्ले हुपला। हुपला एक गेम होता है, जैसे आपको कभी मेले में जाइए तो हुपला मतलब कुछ और, जैसे कोई या तो पैसा रख देंगे या कोई मतलब ग्लास रख देते हैं, और उस पे आप रिंग ऐसे फेंकते हो, अगर रिंग उस पे पहुंच गई, उसके ऊपर जिसके जिस ऑब्जेक्ट जो वस्तु वहां रखी होगी उसके ऊपर अगर रिंग पहुंच जाती है तो वो आप जीत जाते हो। इस तरीके का एक हुपला गेम होता है, अक्सर मेले में देखने को मिलता है। अगर आप लोग मेला जाते होंगे तो ये चीज देखते होंगे, ठीक। गांवों के मेले में ये सब चीजें आती हैं, जैसे गोल वाला झूला पूरा, और उसके बाद हुपला, इस तरीके के गेम वहां आते हैं। कह रहा आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉल, कह रहा एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। यहाँ पे बोला ना कि रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिंग पूरी रूप से उसको कवर कर लेती है, तो कह रहा यू गेट इट, तो आप उसको ले लेते हो। कह रहा द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, मतलब अब बात को समझिए। क्वेश्चन ऊपर ऊपर तो कहानी बताया कि वो एक मेले में गई और उसने वहां पे दो चीज एंजॉय किया, क्या, एक जाइंट व्हील को एंजॉय किया और दूसरा किसको एंजॉय किया, हुपला को एंजॉय किया, ठीक है। और कहा क्या फिर, अब क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है। कह रहा द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट सी हैड ऑन द जाइंट व्हील, मतलब कह रहे जितना उसने हुपला खेला, ठीक, उसका आधा उसने क्या किया, राइड्स किया, किस पे, ऑन द जाइंट व्हील पे। बात समझ में आ रही है, वो बड़ा वाला राउंड वाला झूले की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब प्रत्येक राइड की जो कॉस्ट आती है वो ₹3 आती है। एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और जो हुपला की कॉस्ट आती है वो कितनी आएगी, ₹4 आएगी। कह रहा हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, आप ये कैसे फाइंड करेंगे कितना वो, मतलब राइट्स को कितना उसने, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट्स, मतलब राइट्स का नंबर बताए, कितना राइड उसने किया, हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपला, और कितने समय कितने टाइम उसने हुपला खेला। कर प्रोवाइड स्पेंट ₹20, और इन सब के लिए जो उसकी कॉस्ट आई थी वो ₹20 आई थी। इतनी बात आपको समझ में, ये थी आपके एक स्टेटमेंट था, एक कहानी थी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मैं लास्ट टाइम जब बोर्ड से पहले 2 महीने 3 महीने पहले मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अक्सर ज्यादातर देखिएगा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चैप्टर 3 से होंगे, चैप्टर 2 से होंगे, या तो फिर वो आप जाएंगे क्यूब क्यूबाइड में जाएंगे, वैल्यूम की बात करेंगे उससे होंगे, ठीक है, सरफेस एरिया वैल्यूम वाले पार्ट से। चलिए, तो इसने इतनी बात कही, अब आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, उसने जो भी खेला और यहां तक आप आएंगे। तो इसने कहा द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला, ठीक है, इज हाफ द नंबर ऑफ इज हाफ द नंबर ऑफ राइट सी हैड ऑन द जाइंट व्हील, मतलब वो जाइंट व्हील का आधा था उपला का गेम जो उसने खेला। तो सपोज दैट, तो हम कहते हैं क्या, किससे तुलना कर रहा है, जाइंट व्हील से कर रहा है, लेट, चलिए हम मान लेते हैं। अभी मैं आपको लीनियर पेयर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी ये इंट्रोडक्शन को ही समझा रहा हूं, इसके बाद आएंगे लीनियर पेयर पे। तो लेट हमने अज्यूम की, क्या किया, लेट हमने मान लिया, सपोज दैट हमने अज्यूम किया कि उसने जो जाइंट राइड व्हील की बात कर लें, ठीक है, उसने मतलब राइड जो किया, राइड्स उसने मान ली एक्स बार, ठीक है, सपोज दैट उसने एक्स टाइम या एक्स बार तक उसने राइड किया है, ठीक। और जो उसने क्या नाम है आपका, हुपला, हुपला को उसने इंजॉय कितनी बार किया होगा, वाई बार, सपोज दैट। और इन दोनों को इंजॉय करने में उसके ₹20 खर्च आए हैं, बात को समझिएगा, अभी आ रहे हैं उस पर। तो इसने एक बात बोली कि जो उसने जाइंट व्हील को राइड जो किया उसका हाफ उसने उपला को खेला है, हाफ नंबर। तो चलिए, तो अब देखिए आपने जाइंट व्हील का आधा यानी 1/2x इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, हुपला यानी y के बराबर है। बात समझ में आई। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 को इधर भेजिए,
तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x हो जाएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई यानी आपको मिला क्या, इक्वेशन समझिए, आपको मिला 2y बराबर x। इतनी बात क्लियर। तो आगे क्या कह रहा है कि, अब बात समझिएगा कि दोनों इक्वेशन समझिए, कि उसने कह रहा है कि इफ ईच राइट कॉस्ट, यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इस चीज को समझिए, इफ ईच राइट कॉस्ट ₹3, मतलब जो उसने राइड किया था उसके, उसने कितने, मतलब एक राइड के कितने रुपए हैं, ₹3 हैं। एंड गेम ऑफ हुपला कास्ट, हुपला के कितने हैं, ₹4 हैं। ठीक है, ईच की बात कर रहा, प्रत्येक टाइम, मतलब जितनी बार आप खेलेंगे उतना रुपया पेड करेंगे। जैसे एक बार आपने खेला, एक बार राइड किया तो ₹3 दिए, एक बार उपला खेला आपने उसका ₹4 पेड किया। अब बात क्लियर हो गई। तो कह रहा हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड उपला। तो नंबर बताना किसके, राइड के, और आपको कितने टाइम तक उसने उपला प्ले किया उस चीज को बताना है। तो अब बात को समझिए, इन दोनों को ऐड करने, मतलब उसने टोटल कास्ट कितनी पेमेंट की, ₹20 पेमेंट की, और हमें नहीं पता है कि उसने हुपला कितना इंजॉय किया, खेला है, या मतलब राइड कितनी बार किया, ये हमें नहीं पता। और लेकिन उस इतना पता है कि उसने इन सब का कास्ट ₹20 पेमेंट किया है। बात समझ में आ रही। आइए, तो यानी दोनों को जोड़ने पे, यानी x, और उसने प्रत्येक के लिए 3x टाइम उसने मान लीजिए क्या राइड एंजॉय किया होगा, तो उस एक बार के लिए वो ₹3 पेड कर रही है, तो जितनी बार वो राइड्स करेगी उतना टाइम वो 3 बार को पेड करेगी, ₹3 पेड करेगी। और दूसरी बात समझिएगा कि उसने हुपला जितनी बार खेलेगी, मान लीजिए हुपला y है, ठीक है, y टाइम खेली होगी, और हर टाइम के लिए वो ₹4 पेड की होगी। तो अब y टाइम का यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं कह दूं, सपोज दैट आपको एक टॉफी का दाम ₹2 है, एक टॉफी का दाम ₹2, आप 5 टॉफी खाओगे तो कितना रुपए पेमेंट करोगे, तो 5 दूना 10, मल्टीप्लाई करके बताते हो आप। तो उसी तरह मैं कह दूं उसने x टाइम राइड किया होगा और एक बार राइड करने का दाम ₹3 है, तो बताइए कितना होगा, यानी 3x। बात क्लियर हो गई, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने कह दिया कि उसने y टाइम तक, मतलब y यानी y बार उसने हुपला को खेला, और एक बार खेलने का उसका ₹4 दाम है, तो y बार खेलने में कितना रुपए आएगा, बात को समझिएगा। तो y बार उसने खेलने में कितना रुपए, इसको 5 और 10 को एरर कर दे, मिटा दे, नहीं तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां समझिए सेंस। तो इतनी बातें आपको कुछ पल्ले पड़ी, अगर कुछ पल्ले पड़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो आप समझाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको कितना उसने स्पेंड किया, ₹20 खर्च किया। तो यही आपका जो इक्वेशन बना, बना कि नहीं बना, ये इक्वेशन बना, और यही इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या कहलाएगा, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो दिया था इंट्रो में, इससे क्या बनाना था आपको, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना था, इसीलिए कहानी इतनी बनाया। ठीक है, और x और y अलग अलग लेने का कारण क्यों था, आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, अभी तक हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ के आए, यहाँ 2 वेरिएबल, तो x और y क्यों लिए आप, क्योंकि भैया उसने देखिए यहाँ पे राइट्स किया है और एक जगह उपला को प्ले किया है, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बताइए। राइट्स अलग है, उपला अलग है, तो एक x होगा एक y होगा। अरे भाई मान लीजिए घर में 2 लड़के होंगे, एक का नाम दूसरा होता होगा, दूसरे का नाम दूसरा होता होगा ना। मान लीजिए एक का नाम मोहन तो दूसरे का नाम राम, ऐसा तो है नहीं कि दोनों को बुला जाता होगा मोहन मोहन, ऐसा तो नहीं कहा जाता होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे x और y लेने का मतलब है कि ये अलग ऑब्जेक्ट था, ये अलग ऑब्जेक्ट था, दोनों अलग अलग थे, दोनों गेम अलग अलग थे, इसलिए दोनों को हमने अलग अलग नाम से माना, एक को x माना एक को y माना। ये आपके इंट्रो का पार्ट था। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएंगे आगे देंगे, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हमने छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका इंट्रो पार्ट था इसलिए मैंने इसको समझाया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बन गया है।
अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का भी आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए x इज इक्वल टू 2y है ना, यहाँ पे आपने पहला इक्वेशन तो यही निकाला, बोलिए x बराबर 2y, तो इसे को पुट कर दीजिए ना। अगर आपको सब्र नहीं है कि चलिए आगे, तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 20 होता है। जैसे होता है ना अधूरे पे छोड़ दिया जाता है तो अंदर टेंशन होती है कि अरे क्या आंसर, इसका आंसर आ सकता था। चलिए x बराबर हमें 2y मिला है ना, तो x की जगह रखिए 3 इंटू 2y प्लस 4y बराबर 20। बात समझ में आए? तो 3 2 जा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दोनों को जोड़ दीजिए 6 और 4, 10y बराबर 20। इसको कट 10y बराबर 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20/10 यानी 2। बात समझ में आ गई? तो y आपने किसको माना है, y आपने हुपला को माना है, ठीक है। और x निकाल लीजिए आप। तो देखिए x के लिए वही वैल्यू 2y लिखा ना, x बराबर देखिए x बराबर 2y है, डायरेक्ट y को ये पुट करिए तो x उसका निकलेगा 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x बराबर क्या है 4 है। तो मतलब कहने का मतलब y की वैल्यू 2 मिली और x की 4 मिली, तो यानी उसने 4 बार क्या किया राइट्स किया और 2 बार उसने उपला प्ले किया। बात क्लियर हो गई? तो ये था आपका सोल्यूशन, जो कि मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने लीनियर इक्वेशन नहीं बताया, लेकिन मैंने सोचा बता दें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब जो है आपके टॉपिक्स पे आते हैं। ये था इंट्रो का छोटा सा पार्ट था। अब कहता है कि देखिए सबसे पहली बात होती है लीनियर इक्वेशन, समझिएगा। टू वेरिएबल्स की बात किया तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होता है इसका फॉर्मेट देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात को समझिए, आपका जो इक्वेशन बना यहां देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी ये लीनियर है। इतनी बात क्लियर है। और x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, इसलिए अलग मतलब ये वेरिएबल्स भी दो मिल गए आपको। और कह रहा प्लस सी, आपको पीछे मैंने पढ़ा चुका है, जो x के साथ मतलब नंबर्स होते हैं उनको कोएफिशिएंट कहते हैं, y के साथ भी जो b है वो भी कोएफिशिएंट है, c ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। तो ठीक है, इसका यहां जिक्र नहीं है। बस इतना समझिए कि a B और C एंड C आर रियल नंबर, ठीक है। मतलब समझिए A B और C क्या कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन A एंड B बोथ, मतलब दोनों की बात कर रहा हूं, नॉट जीरो। ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। बात इतना समझिए, इंट्रो को पार्ट को मैं समझा रहा हूं कि मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में, और ए बी सी तीनों रियल नंबर होंगे। लेकिन कहा कि ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। बात समझिएगा, ए हो सकता है कि आप जब सवाल लगाया जाएगा तो ए 0 हो सकता है, बी और सी बचे, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ए को भी 0 बना दो, बी को भी 0 बना दो। सपोज दैट आपको मान लीजिए x बराबर 0 रख लीजिए और y बराबर भी 0 रख लीजिए, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों बताइए 0 प्लस 0 हो जाएंगे, तो यहाँ केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो इसलिए ये इक्वेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए आप बात को समझिए, आपको दोनों 0 नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई? अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था, थोड़ी सी आपको इंट्रो बताना जरूरी था। और कहा दोनों 0 नहीं होंगे तो इसी का एक फॉर्मेट होता है क्या, a का स्क्वायर, इसी को बोलेंगे क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई अलग नहीं है। कहा कि जब a और b दोनों, मतलब कह रहा दोनों 0 नहीं होंगे, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, तो उसी को कहते हैं क्या कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। अब बात समझिए, जैसे रियल नंबर की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप थोड़ा सा इंट्रो वीडियो जाके देख लीजिएगा चैप्टर 1 की, वहां पे रियल नंबर मैंने पढ़ाया। रियल नंबर में रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल के दो पार्ट, इंटीजर्स या डेसिमल या फ्रैक्शन, फिर इस तरीके के वहां अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको एक इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = 5, इक्वेशन दिया। अब देखिए ये भी ये पूरा लीनियर इक्वेशन है, बोलिए। तो इसके कहने का मतलब जो ये वेरिएबल्स देते हैं ना, तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होंगे इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल्स का जो वैल्यू रहेगी उसको कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 के इक्वल आना चाहिए। यानी कहने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तभी हमारा क्या है कि ये इक्वेशन सही होता है। तो x और y का काम यही होता है कि दोनों मतलब LHS और RHS को इक्वल करें, इसीलिए हम वेरिएबल्स को वैल्यू निकालते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, इतनी थी बेसिक बातें। जब इतनी आपको बातें समझ में आ गई तो आपका हेडिंग है, हेडिंग देखिए क्या है, हेडिंग है कहता है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसको ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बात थोड़ा सा करना चाहूंगा। जैसे इसने कहा कि लीनियर पेयर, पेयर की बात किया, और जो वेरिएबल्स होंगे वो दो होने चाहिए। तो पेयर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसका क्या होगा, AX BY प्लस का C इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है। तो लिखेंगे क्या, पेयर का मतलब जोड़े में लिखेंगे, तो इसको A1X B1Y C1 मानेंगे। अब दूसरा जोड़ा, दूसरा टर्म इसका क्या होगा, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये दो पेयर मिले, एक यहां पे मिला, एक ये मिला, आपको दो लीनियर मिल गए। तो कह रहा है कि अब जो आपको सवाल करने हैं पेयर वाले लीनियर से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए आप में दो तीन बातें बताई है। एक बताए इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट द लाइन इंटरसेक्ट, और दूसरी बात कहा कि द लाइन कॉन्साइड, द लाइंस कॉन्साइड, इसी को कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं। फिर तीसरी बात बोला द लाइंस आर पैरेलल। देखिए कहने का मतलब है जब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको तीन कंडीशन मिलेगी। एक तो लाइन या तो इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करेगी ऐसे, तो ये आपकी क्या बनी, इंटरसेक्टिंग बनी। कॉन्साइड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, सपोज दैट जैसे ये लाइन है, मैं कलर चेंज कर लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, जैसे मान लीजिए इसका मैं कलर ले लेता हूं ब्लू। ठीक है, तो कहाँ गया, एक मिनट। अब देखिए बात समझिएगा, कॉन्साइड बोला तो इसके ऊपर आप दूसरी लाइन बना दीजिए। कहाँ जा रहा है, दूसरी लाइन बना दीजिए इसी के ऊपर सेम। तो देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमने बना दिया, ये क्या बना, कॉन्साइड बना, इसी को कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं। और तीसरी बात की दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल क्या होती है कि इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो हर जगह इक्वल होगा, चाहे आप यहां कर लें, चाहे आप यहां देख लें, चाहे आप ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ये पैरेलल ही चलती जाएंगी, एकदम सीधी रेखा में ऐसे ऐसे चलती जाएंगी और कहीं पे मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल होती है। तो तीन कंडीशन होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जब हम लगाएंगे तो इसमें तीन कंडीशन की बात करेंगे। एक इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी एक के ऊपर एक रहेगी वो कॉन्साइड होता है, और तीसरी कहता है कि जब वो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। बात समझिएगा। अब बात आती कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपके बुक में एनसीईआरटी में दो शब्द और डाल रखा है, एक बोला कंसिस्टेंट और एक बोला है क्या, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब कंसिस्टेंट में कौन कौन आएगा, कंसिस्टेंट में ये दोनों आएंगे, मतलब द लाइन इंटरसेक्ट और द लाइंस कॉन्साइड। क्यों आएंगे कारण भी बता रहा हूं। और इनकंसिस्टेंट में आपका क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। तो जो द लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो कंसिस्टेंट में आएगी, द लाइन कॉन्साइड करेगी वो भी कंसिस्टेंट में आएगी, और जो द लाइन पैरेलल्स होंगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट में आएंगे। क्यों आएंगी, क्योंकि जब लाइन देखिए सपोज दैट यहां समझिएगा,
अभी आपको फॉर्मेट ही समझा रहा हूं। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और जब लाइन कॉन्साइड करेगी, तो मतलब एक के ऊपर अगर एक लाइन चल रही है सपोज दैट, तो यहां पे भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे एक बात अभी करेंगे। और जब पैरेलल चलेगी तो ये दोनों लाइन कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, तो यहां पे नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कोई सोल्यूशन, और जहां पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो कहां जाएगी, इनकंसिस्टेंट में जाएगी। और जहां पे सोल्यूशन मिलेंगे वो कहां जाएगी, कंसिस्टेंट में जाएगी। तो अब सोल्यूशन कितने मिलेंगे, तो जहां पे देखिए लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां एक ही सोल्यूशन होगा, उसी को क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। इसको यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, यहां लिख दो यूनिक सोल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर चलेगी तो बहुत ढेर सारे, यहां भी मिलेगा यहां भी मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। इसीलिए इनको कहते हैं क्या, मेनी सोल्यूशन। अब बात तीनों क्लियर हो गई। नो सोल्यूशन तो होगा पैरेलल, कॉन्साइड मेनी सोल्यूशन, इंटरसेक्ट यूनिक सोल्यूशन। यानी एक सोल्यूशन आपको देगा जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तीनों टर्म क्लियर भैया, ठीक है। ये तो बता दिया आप कि तीनों पता चल गया कि नो सोल्यूशन मीन्स, लेकिन समझ में आया नहीं कि नंबर से कैसे पता करेंगे। तो चलिए भाई साहब आपको नंबर से हम बताते हैं। अब नंबर से कैसे बताएंगे उसको भी देखिए। अब देखिए जैसे एक मैं लिख रहा हूं 1, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि देखिए x-2y इज इक्वल टू 0, और एक दे है 3x प्लस 4y इज इक्वल -20 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें दी है। तो यानी देखिए आप a1 की बात करेंगे तो x के साथ ये टर्म आपका मान लीजिए ये L1 है, ठीक है, और ये आपका L2 है। तो अब L1 की बात कर लें तो a1 आपका क्या है, x के साथ कोई कोफिशिएंट है, नहीं है तो 1 मान लीजिए। b के साथ कोई कोफिशिएंट है, b1 के साथ, यहाँ पे y के साथ कोई कोफिशिएंट है, सॉरी मैंने b1 बोल दिया, y के साथ कोई कोफिशिएंट है तो हाँ क्या है, -2। और c आपका क्या है, c आपको कुछ नहीं दिया है, यानी c आपका क्या है, 0 है। अब L2 की बात कर लेते हैं। L2 में देखिए a1 आपको क्या दिया है, 3 दिया है, b1 आपको क्या दिया है, 4 दिया है, अरे सॉरी a2 आपको क्या दिया है, 3 दिया, b2 आपको क्या दिया, 4 दिया, और तीसरी बात आपको C2 क्या दिया है, ये C1 है। तो C2 आपको क्या दिया, -20। इतनी बात आपको क्लियर। A2 क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट है, B2 क्या है, जो y के साथ कोफिशिएंट है। L2 में देखिएगा लीनियर इक्वेशन 2 में, मतलब तो पेयर में है ना, तो L2 में देखिएगा। और C2 में आपको क्या मिला, C2 में -20 मिला। अब दोनों देख लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसी फॉर्मेट पे लगते हैं। अगर A1/A2 B1/B2 के हो गया तो ये किस में जाएंगे आप, कौन साइड में जा, अरे हाँ सॉरी, उसमें आप पैरेलल में जाएंगे। लेकिन अगर यही फॉर्मेट आपका बना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप कहां जाएंगे, आपका ये बनेगा इंटरसेक्टिंग। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। इतनी बात आपको क्लियर। अब समझेंगे कैसे, अब समझिए देखिए A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और बताइए B1 की वैल्यू -2 है, अब B2 की वैल्यू 4 है। तब इनको सॉल्व करिए तो 1/3 ही रहेंगे, और इनको कट कर दीजिए तो एक कटेगा तो -1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। अब ये बताइए क्या 1/3 और 1/2 इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, तो कट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इंटरसेक्टिंग बनेगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई कि मतलब A1/A2 ये 2 है,
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग बनेगी। इसको हम ग्राफ पे करके दिखाएंगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपने, ठीक है। अब दूसरे की बात करिएगा। दूसरा फॉर्मेट देखिए, दूसरा फॉर्मेट का इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दिया क्या फिर 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये L1 लीनियर 1 मान लेते हैं, इसको लीनियर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ लीनियर L1 में आइए, A1 की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली। B1 की वैल्यू आपको क्या मिली है? 3 मिली है। और C1 की वैल्यू आपको क्या मिली? माइनस का 9। देखिए x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, और एक कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए A1, B1 और C1। अब L2 में बात कर लेते हैं। L2 में क्या मिलेगा? A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, और C2 बराबर क्या मिला? माइनस का 18 मिला। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसको चेक करते हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। इसी फॉर्मेट पे रख के चेक करते हैं, ठीक है। अब बात को समझिए। A1 कितना है आपका? 2 है। A2 कितना है आपका? 4 है। और B1 आपका कितना है? 3 है। और B2 क्या आपका? 6 है। और C1 आपका कितना है? माइनस का 9 है। और C2 आपका कितना है? माइनस का 18 है। इतनी बात क्लियर हुई? 2 से आप 4 को काटेंगे 1/2, 3 से आप 6 को काटेंगे 1/2, और 9 से आप 18 को काटेंगे तो 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? यहाँ भी 1/2 मिला इज इक्वल टू, यहाँ भी 1/2 मिला इज इक्वल टू 1/2 मिला। तो कह सकते हैं क्या? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। बात क्लियर हो गई? मतलब यहाँ पे सारे इक्वल हैं, और जब सब बराबर होंगे तो ये आपका क्या बनेगा? इसी कॉन्साइड को आप क्या कहेंगे? अब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्सिडेंट लाइन कहलाएगा। और इसका इसमें क्या आएगा? मेनी सोल्यूशन। इसमें क्या आएगा? मेनी सोल्यूशन, या कह सकते हैं इनफाइनाइटली, 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 इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट के केस में क्या आपको होगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। बात क्लियर हो गई? तो ये इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कहेगा। ये जो होगा, ये जो आप इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लिख रहे हैं, ये इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि कॉन्सिडेंट लाइंस का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और पीछे आपको इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सोल्यूशन होगा? 1 सोल्यूशन होगा। इसमें 1 सोल्यूशन होगा। तो इसमें पूछेगा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, तो आप क्या बताएंगे? कि 1 सोल्यूशन। इसमें मेनी सोल्यूशन। दोनों टर्म क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसके थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म इसका क्या कहता है? चलिए तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरे टर्म की। x प्लस 2y इक्वेशन है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया? 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर दिए, इसको एक L1 मान ले, एक को L2 मान ले, हम मान लेते हैं। अब L1 में आइए, A की वैल्यू आपको क्या मिली? 1, B की वैल्यू आपको क्या मिली? 2, C की वैल्यू आपको क्या मिली? 4 मिली। यानी A1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, और B1 की वैल्यू 2, और C1 की वैल्यू 4 मिली। मतलब A1 क्या है आपका? 1 है। क्यों है? क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 मान लेंगे। B1 की वैल्यू क्या है? 2 है। y के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है। और C1 की वैल्यू -4 है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे C कांस्टेंट टर्म होता है, तो -4 दिया है, ठीक है। अब बात समझिए L2 में, मतलब लीनियर 2 में आइए, यहां पे चेक करते हैं। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की x के साथ कौन सा क्या कोफिशिएंट है? 2 है, तो 2 रख लीजिए। बी B2 में देखिए y के साथ क्या कोफिशिएंट है? 4 है, तो 4 रख लीजिए। और
आ जाइए C2 में। C2 में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 12 है। अब बात समझ में आ गई। चलिए इसको चेक करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। A1 आपका क्या है, 1 है। और B1 आपका क्या है, अरे A2 क्या है, 2 है। B1 आपका क्या है, 2 है। B2 क्या है आपका, 4 है। अब C1 आपका क्या है, C1 आप क्या क्या आपका क्या माइनस का 4, और C2 क्या है, माइनस का 12, है ना। अब इनको सॉल्व करिए, ये तो 1/2 ही हो जाएंगे। इनको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करिए, -4 और -12 को, तो ये करेंगे तो माइनस से माइनस तो कट के प्लस हो जाएंगे, इसको छोड़िए। 4 3 जा 12, 1/3, तो यहाँ आपको 1/3 मिला। तो देखिए 1/2 के बराबर, क्या 1/3 के भी बराबर नहीं, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। और जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या इक्वल है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। बात समझ में आ गई। तो ये जब A1/A2 बराबर हो किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम पैरालेल लाइन। तो ये क्या आपकी पैरालेल लाइंस है। और जब पैरालेल लाइंस होती है तो इसमें क्या सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन जब पैरालेल है तो कहीं एक दूसरे से मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन टेशन क्या हो जाएगा आपका, नो सोल्यूशन। तो अब बात समझ में आ गई कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक सोल्यूशन, हमारे साथ रिपीट करिए, जब लाइन जो है कोइंसाइड होगी, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर बनेगी, तो मेनी सोल्यूशन। और जब लाइन पैरेलल होगी तो क्या आंसर आएगा, नो सोल्यूशन। तीनों बातें क्लियर हो गई। चलिए, यही थे आपके मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बता दी गई। अब बात करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि अब इन सारी बातों को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो सबसे बड़ी बात, तो अगर मैं इसको करूं, सपोज दैट एक एक क्वेश्चन को करता चलूं कि एग्जांपल डायरेक्ट कराऊं, चलिए एग्जांपल कराते हैं। अब बात को समझिए, यहां से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चलता जाएगा कौन सी लाइन पैरेलल बनेगी, कौन सी आपकी कौन साइड बनेगी, कौन सी आपकी इंटरसेक्टिंग। जैसे आपके एग्जांपल 1 में देखिए, एक इक्वेशन देख रखा है, एक क्या दिया, इक्वेशन दे रखा है, x+3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12। तो कुछ मत करिए, इसको आप L1 कर लीजिए, आप दूसरे को L2 कर लीजिए, तो A1 बताइए क्या है, यहाँ पे x के साथ कौन सी, कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 मानिए। B1 आपका क्या है, 3 है। और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक मिनट इसको रहने दीजिए, इसको मैं इधर कर देता हूँ। x+3y और 6 को इधर लाइए, माइनस का 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x-3y माइनस का 12 बराबर 0। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आपको C1 क्या मिला, C1 क्या मिल रहा है, C1 आपका माइनस का 6 मिल रहा है। अब A2 पे आइए, A2 आपको क्या मिला है, A2 आपको 2 मिला है। B2 आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 3 मिल रहा है। अब बताइए C2 आपको क्या मिला, माइनस का 12 मिला। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं। तो देखिए A1 आपका क्या है, यही लिखते हैं ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बराबर आगे हो जाए, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होगा, तभी हम C1 C2 को चेक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, झूठे टाइम बर्बाद होगा। आपका एग्जाम में करेंगे तो आपका ऐसे ही समय बर्बाद होगा। इसलिए पहले आप क्या करेगा, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर होगा तभी C1/C2 को चेक करेंगे, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब बात समझिए। तो देखिए आपका A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 2 है, और B1 क्या है, 3 है, और B2 क्या है, -3 है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2,
इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 1/1, यही होगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1। तो क्या ए 1/2 और इज इक्वल टू -1/1 इक्वल है? नहीं है। तो यही सिंपल सा लिख दीजिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बन रहा है, बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, बनेगी ना। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले, ग्राफ कैसे, आपको लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाना सिखाया गया था क्लास 9th में, फिर मैं आपको 10th में सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। चलिए, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल से एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। चलिए, अब देखिए, अगर आप पहले को उठाइए, x+3 को उठाइए, x+3y इज इक्वल टू 6 वाले को, ठीक है। x की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, चलिए हम 0 रखते हैं। तो x बराबर 0, 3y बराबर 6। तो अब इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6/3, यानी y बराबर 2 मिलेगा। तो यानी आपका y क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर आप मान लीजिए y को 0 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, y को 0 ले लीजिए। लेट, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 0, हमने y को 0 माना। तो अब देखिए इसको पुट करिए, x+3 y की जगह 0 रखिए और इज इक्वल टू 6। तो देखिए x+3 0 0 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। अब बात को समझिए, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिली। तो कहने का मतलब है, जब आपने क्या रखा, आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y आपको 2 मिला, और जब आपने y को 0 रख दिया तो x क्या मिला, 6 मिला। अब इस चीज को आप ग्राफ पे करके दिखाओ। आपने तो कहा ना कि आप यही कहेंगे ना कि आपने कहा था इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए भैया, ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही है हमें। चलिए, अब आपका यहाँ डब्बा उठा लेते हैं। जो डब्बा था आपका, क्या था, थोड़ा सा तिरछा डब्बा बन जाता है। चलिए, एक्स और वाई, यानी एक्स 0 माना था तो वाई आपको 2 मिला था, और जब वाई 0 माना था तो एक्स 6 मिला। अब इस डब्बे को देखिए, हम बनाते एक ग्राफ। ये रहा आपका ग्राफ बन रहा है, देखिए 0, यहाँ चलिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आप इसको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, बनेगा x और y, ऐसे ही लिखते हैं। तो x आपका 0 है तो y आपका 2 है, तो यानी 0 और 2, तो यानी आपका x 0 है, x 0 यानी यहाँ पे y 2 है। आपका कहाँ जाएंगे, इक्वेशन पहला यहाँ बनेगा ना, दूसरा कलर ले लें तब आपको पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका 2 बनेगा, बनेगा ना, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 0 और 2 बना, यानी x 0 है, क्योंकि ए x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई डैश। मतलब एक्स 0 रहा तो हम वाई पे 2 तक गए। अब इसने कहा वाई 0 है, यानी वाई 0 है, तो एक्स पे हम कहाँ जाएंगे, 6 पे आए। तो इसको आप क्या दिखाएंगे, 0 और 6, ठीक है। अरे सॉरी, 6 और 0, 6 और 0, क्योंकि वाई 0 है। तो यहाँ पे करेंगे एक्स और वाई। तो एक्स आपका 6 है और वाई आपका 0 है, ठीक है। तो देखिए, अब इस लाइन को यहाँ से मिलाएं, थोड़ा सा हम लैपटॉप पे पढ़ाते हैं तो इस वजह से तिरछी लाइन हो सकती है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ग्राफ है, ग्राफ तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफ पेपर पे ही, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात समझिए, अब आपने कहा एक लाइन दिखाया, अब दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, दूसरा इक्वेशन हमारा देखिए ये था आपका, कहाँ गया, 2x - 3y बराबर 12, यही था ना। इसके लिए भी डब्बा बनाइए, एक में x रखिए, एक में y रखिए।
चलिए यहाँ भी रखिए, x बराबर 0 रखते हैं, अभी छोटा-छोटा करके दिखाते हैं। x बराबर हमने 0 रख लिया, ठीक है? तो जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2x माइनस 3y बराबर 12 को, तो x बराबर हमने 0 रखा, 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर का 12। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 माइनस 3y बराबर 12। अब बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 12 अपान माइनस का 3, इसको काटिएगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, यानी y आपको क्या मिली? माइनस का 4 मिला। अब दूसरा रखिए, y बराबर हम क्या रख लेते हैं? y बराबर कुछ भी रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 कई बार देख लिए, चलिए कोई संख्या सोचते हैं। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हमने मान लीजिए y बराबर हमने रख लिया, कुछ भी रख लीजिए, -2 ही रख लेते हैं, चलिए सपोज दैट -2 रख लिया। तो देखिए 2x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 12। तो 2x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर 12 हो जाएगा। बोलिए, 3 2 जा 6 होगा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 2x बराबर 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/2। इसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला? 3। तो यानी जब -2 रखे तो आपको 3 मिला। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। तो दूसरे डब्बे को हम बनाए, तो दूसरा डब्बा हमें क्या दिया? दूसरा डब्बा हमें मिला x और y का, x और y। तो एक में हमें क्या मिला था? 0 और -4 मिला, दूसरे में हमें क्या मिला? 3 और 2 मिला। ठीक है, अब बात को समझिए, थोड़ा सा इसको हम ग्राफ को आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं x डैश, यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, यही चीज चलती है। इस पे आ जाइए, माइनस का 1, यहाँ आइए, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, ये चीज है। ठीक, अब बात को समझिए, जब आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व किया तो ये लाइन बनी, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता? तो देखिए जब 0 और 2 की बात करें, अब यहाँ पे क्या बनेगा? x आपका, x और y दो चीज बनेगी। x आपका 0 है तो y क्या है? माइनस का 4 है। और देखिए x आपका क्या है? x और y फिर लिखते हैं, x आपका 3 है और y क्या आपका 2 है, यही चीज है। इतनी बात क्लियर हो? तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए -2 रखे थे, सॉरी हमने यहाँ -2 रखा था, -2, ये -2 है। तो अब समझिए कि x अब जब 0 हो रहा है तो y पे हम कहा जा रहे हैं? -4 जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है तो इसको लिखेंगे क्या? 0 माइनस का 4। और दूसरे में हमें x 3 मिला तो y -2 मिला है। देखिए x हमें 3 मिला तो 3 मिलेगा तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पे, और -2 देखिए यहाँ पे, ये मिला। तो इसको जब हम मिलाएं तो हमें क्या मिला? 3, x हमें 3 मिला तो y हमें -2। तो अब इस लाइन को जब आप मिलाएंगे ना ऐसे करके, तो ये आपकी जाके यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, तो देखिए कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है? 0 और 6 पे, अरे 6 और 0 पे। तो 6 और 0 पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या मिला आपको? 6 और 0 मिला और एक ही पॉइंट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया करके कि देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये चीज देखिए, जब इस टर्म में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, और वही आपका जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका सोल्यूशन होगा। बात क्लियर हो गई? तो अब हम जो आपसे अगले टर्म में बात करेंगे, हम अगले टर्म में जब आपसे बात करेंगे तो हम कौन साइड की बात करेंगे और पैरालेल की बात करेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको इंटरसेक्टिंग बता दिया फिर पैरालेल और कौन साइड छोड़ दिया, नहीं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसमें थोड़ी सी लाइन तिरछे हो जाने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं है, तो इसलिए या तो होगा तो मैं उतनी जानकारी नहीं मैं ग्राफ पे इसको प्रेजेंट कर पाऊं लैपटॉप में, लेकिन
कॉपी पे आप करेंगे तो ये देखिएगा सेम इसी तरह बनेगा और ये जाके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। नहीं तो किसी दिन ग्राफ कॉपी लाऊंगा, उसको बकायदे ग्राफ पे सॉल्व करके आपको कॉपी दिखाऊंगा, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो किस लाइन की बात करेंगे, पैरालेल की और कॉन्सिडेंट की। दो टॉपिक और बच रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।